डेवऑप्स से रिलेटेड आज हम एक वेबिनार कर रहे हैं जिसमें कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंटरेक्टिव रख सकें ताकि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूजन्स हैं उनको हम क्लियर कर सकें। अच्छा जी, एजेंडा कुछ इस तरह से है कि हम डेवऑप्स के ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग से पहले कि हम उसको, अगर हमें मालूम नहीं है डेवऑप्स क्या चीज़ है, डेवऑप्स में क्या काम है, कंपनीज जो हैं उनको डेवऑप्स इंजीनियर की या इस कल्चर की क्यों रिक्वायरमेंट है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम डेवऑप्स को एक्चुअल में अगर बात करें तो हम इसको ज्यादातर अगर आप नेट पे भी देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये कोई डेवऑप्स जो है कल्चर का नाम है, ठीक है। कल्चर का नाम का मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर जहाँ पे आप काम करते हैं या अगर आप कंसल्टेंट हैं या फ्रीलांसर जहाँ पे भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, वहां पर आईटी से रिलेटेड काम करने का जो करंट सेटअप होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा मेसी टाइप का होता है, ठीक है। मैनुअल उसके अंदर बहुत काम हो रहे हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, ह्यूमन एरर का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई बंदा जो भी काम कर रहा है तो उससे गलतियों के चांसेस वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टूल्स वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं जिसके जरिए हम पूरे के पूरे डेवऑप्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने वो टूल्स मेंशन किए हुए हैं जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी काफी टूल्स अवेलेबल हैं जो कि डेवऑप्स का पार्ट बन सकते हैं। या सिंपल वर्ड में हर वो टूल जो ऑटोमेशन की तरफ लेके आता है और जिससे आपकी काम की एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ जाती है उसको हम सिंपली डेवऑप्स के इस अम्ब्रेला के अंदर लेकर आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट कुछ टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल गिट, लिनक्स, जेंकिंस, डॉकर, क्यूबरनेटी और एनसीबी वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अगर किसी कंपनी में डेवऑप्स रिलेटेड कोई भी चीज यूज नहीं हो रही, वहां के अगर हम इश्यू के ऊपर बात करें तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हमें डेवऑप्स की तरफ क्यों जाना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। मिसाल के तौर, अब नॉर्मली कंपनीज के अंदर एक से ज्यादा डेवलपर्स होते हैं, ठीक है। एक भी हो तो वहां पे भी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल कंपनी के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर 10 20 30 डेवलपर्स अगर काम कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट के ऊपर कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले मसला क्या आता है कि आप उस अपनी प्रोडक्ट की कोड को अप टू डेट या सिंक कैसे रख सकते हैं जबकि बहुत सारे डिफरेंट डेवलपर्स एट अ टाइम उसके डिफरेंट पीसेस में या पार्ट्स में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब मैं एक सिंपल इसको बिल्कुल रख के कहता हूँ कि कोई हो सकता है कोई प्रोडक्ट जो है वो एक सिर्फ वेबसाइट है, ठीक है। डेवलपर्स ऐसे हैं जो उसके एडमिन पैनल से रिलेटेड जो भी फीचर्स या ऑप्शंस है उस पर काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट रिलेटेड पे काम करते हैं, कुछ और कोई उसका पार्ट होगा उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हर डेवलपर अपनी मशीन से अपने एक अलग एरिया के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा कि कोई मल्टीपल डेवलपर्स एडमिन पैनल के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि हर डेवलपर ने कुछ ना मॉडिफाई किया है, कुछ ना कुछ उसमें कोड में एडिशन कर दिया हो या कुछ कम करके या किसी न किसी किस्म का शॉर्ट हम कह सकते हैं कि उसने उसमें मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर दिए। अब एक ने भी ये किया, दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी किया। तो अब इस सिनेरियो में हम किसको कहेंगे कि ये ऑथेंटिक कोड है? क्यों? क्योंकि हर डेवलपर के पास अपने काम से रिलेटेड चेंजेस हैं। अब इस तमाम काम को मिलाकर एक सेंट्रल रेपो में हमें लाना है और अगर हम कोई भी इस तरह का टूल यूज नहीं करेंगे तो ये काम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। या फिर अगर इसको कोई करना भी चाहेगा मैनुअल मेथड से तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें गलती के चांस हैं। गलती के चांस क्या हो सकते हैं कि एक डेवलपर का काम हो सकता है उसमें आ गया हो, दूसरे का नहीं आया हो, तीसरे का पुराना वाला हमने लेटेस्ट समझ के डाल दिया हो, वगैरह वगैरह। तो सिंपल वर्ड में प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी के पास अपनी जो भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है उसका अप टू डेट कोड मौजूद नहीं होता। उसको अप टू डेट कोड रखने के लिए जो है या तो बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही होगी जो कि ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई सोर्स कोड वर्जनिंग का सिस्टम
अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सोर्स कोड वर्जनिंग के सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट बनी हुई है या मैं नए सिरे से बना रहा हूँ, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो भी कोड लिखा जाएगा, चाहे वो एक डेवलपर लिखे या 100 डेवलपर्स लिखे, इवेंचुअली मुझे क्या चीज चाहिए? दो चीजें, मेरी प्रोडक्ट सही चल रही हो और मेरी प्रोडक्ट जो भी चल रही है करंट, उसका लेटेस्ट कोड मेरे पास अवेलेबल हो। तो ये चीज अगर आपने अचीव करनी है तो आपको सोर्स कोड वर्जनिंग सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। उससे हमें क्या फायदा होता है कि उससे हर डेवलपर जो भी चेंज कर रहा है वो चेंज ट्रैकेबल होता है। ठीक है, मतलब मैं उसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि एक डेवलपर, फिलहाल मैं एक सिंपल एग्जांपल रखता हूँ कि एक डेवलपर जो है ना, एक कोई कोड है या एक फाइल है जिसके अंदर अपनी कोडिंग कर रहा है, दूसरा डेवलपर दूसरे सेक्शन की किसी और फाइल में काम कर रहा है। दो फाइल्स हैं, ठीक है। तो जब दोनों काम कर लेंगे, टेस्ट करेंगे, यूनिट टेस्टिंग जो भी उनकी होती है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ भाई हमने हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई थी हमने वो फुलफिल कर दी, तो वो अपने कोड को पुश कर देंगे उस सेंट्रल रेपो में जो कि हमने गिट के जरिए या गिटहब के जरिए बनाई होगी। अच्छा, एक डेवलपर ने भेजा अपने हिस्से का कोड और दूसरे डेवलपर ने अपने हिस्से का कोड भेजा। इसका मतलब है सेंट्रल रेपो के अंदर दोनों का कोड अप टू डेटेड टॉप पर मौजूद है। कल को तीसरा कोई डेवलपर आता है या एग्जिस्टिंग में से कोई भी डेवलपर उस कोड को दोबारा उस पर काम करना चाहता है, तो वो अपडेटेड कोड को दोबारा से पुल करेगा। जैसे ही वो अपडेटेड कोड को अपने पास पुल करता है तो उसके पास सारी इंक्रीमेंटल चेंजेस जो उसकी मशीन पे कोड पे उसने पहले से की थी, उसके अलावा जो कि मेन रेपो या मेन गिटहब के अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल पड़ी, वो सारी की सारी उसके पास आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात, हर डेवलपर जो भी काम करेगा वो सारा का सारा, अगर आपकी प्रोडक्ट को बिल्ड करके पब्लिश करना है, जो भी काम करना है, वो एक सेंट्रल रेपो में लाजमी जाएगा। पहली बात, जिस डेवलपर को भी अप टू डेट कोड चाहिए वो सिंपली वहां से अपने मशीन के ऊपर वो कोड पुल कर सकता है। ठीक है, और कोड जो है क्योंकि सेंट्रल रेपो में आ रहा है, तो इसका मतलब है कल को कोई भी डेवलपर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, या कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, आपका कोड जो है वो अप टू डेट नहीं है। तो हमने क्या अचीव कर लिया इसमें? सबसे पहले गिट से कि हमारी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका कोड हर वक्त हमारे पास अप टू डेट मौजूद होगा। मैं दर्जन से ज्यादा कंपनीज को जानता हूं जाती तौर पे जिनके पास ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट चल रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास उसका अप टू डेट कोड नहीं है, जिसकी वजह से हम मजीद डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, या हम अगर कुछ करना चाहें तो हमें डर लगता है कि ये कोड अप टू डेटेड नहीं है और उसकी ना आ जाए। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है कंपनीज के अंदर कि वो अपने किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो भी काम कर रहे हैं उसको अप टू डेट रखें। दूसरी बात ये कि हम यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब है हम यहाँ पे कोई एक सिंगल कमांड भी नहीं चलाएंगे कि यार इसके लिए ये कमांड होती है, इसके लिए कमांड होती है, ठीक है, क्योंकि कमांड तो आपको हैंड्स ऑन करने के बाद आती है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? आपको पहले चीज समझ में तो आए कि हमने इसको यूज क्यों करना, उसके बाद हम अडॉप्ट करते हैं और उसको उसके हैंड्स ऑन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो गिट से हमने क्या अचीव कर लिया? हमने एक चीज ये अचीव कर ली कि अब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसका कोड जो है वो हमारे पास अप टू डेटेड है। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने कहा था जो भी डेवलपर जो भी चेंज कर रहा है तो वो सेंट्रल रेपो में जा रहा है। इसका एक और फायदा क्या है? हम किसी भी टाइम अपने कोड का जो भी डेटा हमारे पास मौजूद है सोर्स कोड गिट के ऊपर, हम उसको चेक कर सकते हैं कि किस वक्त में हमारे कोड में क्या चेंज किया गया है। इसको सिंपल वर्ड में मैं यूं कहूंगा कि अगर आपको ये भी चेक करना है कि मेरे कोड पे डॉट भी किसी ने ऐड किया ना, तो ये भी ट्रैकेबल होगा कि फला तारीख को फला डेवलपर की मशीन से आईडी से ईमेल और उसका नाम जब बाय डिफॉल्ट जब गिट यूज होता है तो उसके अंदर आता है, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कि ये चेंज जो है यहाँ से आया। तो इसका मतलब ये क्या है कि हर चेंज जो है वो ट्रैकेबल होगा। हर चेंज को आप रिवर्ट करना चाहें, रिवर्स करना चाहें, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज अचीव करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो गिट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दूसरा लिनक्स लिखा हुआ है। लिनक्स को यहाँ पे लिखने का पर्पस एक ये है कि हम डेवऑप्स के अंदर थोड़ा बहुत लिनक्स को पढ़ रहे होते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मोस्टली इन्वायरमेंट के अंदर डेवऑप्स से रिलेटेड जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको लिनक्स का इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसको यहाँ ऐड करने का पर्पस ये है। गिट हो गया, जेंकिंस हो गया,
ये नॉर्मली ये टूल्स होते हैं ना, तकरीबन विंडोज बेस भी आप इंस्टॉल या यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिनक्स को यहाँ पे रखने का पर्पस क्या है कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे विंडोज के बजाय लिनक्स चल रहा होगा, तो आपको लिनक्स की अंडरस्टैंडिंग आ जाए, लिनक्स पे काम करना आ जाए, लिनक्स पे ये टूल्स किस तरह से यूज किए जाते हैं ये भी आपको आ जाए। तो इस वजह से सिर्फ लिनक्स को रखा गया है। अगर हम यहाँ से लिनक्स को हटा दें तो हमारे लिए तो फायदा हो गया कि हमें कम पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम ये समझते हैं कि लिनक्स जो है एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है, खासतौर पर सर्वर साइड के ऊपर। खासतौर पर अगर आप क्लाउड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका मार्केट शेयर सर्वर लेवल पर वो बहुत ज्यादा है। तो हम इस वजह से लिनक्स को इस कोर्स के अंदर हमने रखा है ताकि सारी जो भी टूल्स हम पढ़ते हैं वो लिनक्स बेस हम पढ़ें, ताकि हम लिनक्स के साथ हमारा कंफर्ट लेवल जो है वो हाई रहे और हम बआसानी काम कर सके। क्योंकि नॉर्मली हम एज अ नॉर्मल यूजर जो है विंडोज के ऊपर मोस्टली काम कर रहे होते हैं और विंडोज में हमें काम करने में कोई इशू नहीं आ रहा होता। तो इसको लिनक्स को सीखने का पर्पस क्या है कि आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हैं जो कि डेवऑप्स या क्लाउड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा हम जो इसके अंदर एक और टूल देख रहे होते हैं वो है जेंकिंस और डॉकर, ठीक है। अच्छा, पहले मैं डॉकर को बता देता हूँ, जेंकिंस में उसके बाद में लेकर आता हूँ। डॉकर का क्या काम है? एक चीज हमें जो यहाँ पर अभी तक पता चली है वो ये कि सोर्स कोड को मैनेज अगर हमने करना है सही तरीके से और हम चाहते हैं कि हमारे पास अप टू डेटेड कोड रहे, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? गिट, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक कंपनी के अंदर जो है ना ये अचीव कर लिया कि गिट इंप्लीमेंट कर दिया और मेरा कोड जो है अब वो मुझे पता है सारा का सारा सिंक है और इसके अंदर मसला नहीं आएगा। अब दूसरा स्टेप जो हमें इशू आता है वो ये क्या होता है कि, और वो बहुत कॉमन होता है कि डेवलपमेंट मशीन के ऊपर कोई बिल्ड या रिलीज जब बनती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, तो वो मोस्टली डेवलपर्स जो हैं उनके पास वो चीज सक्सेसफुल चल जाती है, ठीक है। लेकिन डिप्लॉयमेंट के फेस में हम देखते हैं कि वो डिप्लॉयमेंट जहां पर होती है, लेट्स से वो कोई क्यूए का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है या यूएटी का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है या स्टेजिंग का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है या प्रोडक्शन का फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, वहां पर जब डिप्लॉयमेंट होती है तो वो जो एक्सपेक्ट हम कर रहे होते हैं रिलीज से या जो डिप्लॉयमेंट होती है उससे वो हम अचीव नहीं कर पाते। या सिंपल वर्ड में कि जब वो डिप्लॉयमेंट के फेस में जाती है तो वहां पर वो रिलीज या वो बिल्ड जो है वो फेल हो जाती है, डिप्लॉयमेंट फेल हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वहां पर फिर जो डिफरेंट टीम्स होती हैं, डेवलपमेंट टीम और जो डिप्लॉयमेंट टीम होती है, उसके अंदर एक क्लैश होता है, मोस्टली होता है जहां ये चीज यूज नहीं हो रही थी। वो क्या कि यार डेवलपमेंट कहते हैं कि मेरी मशीन पे तो सही चल रहा है, मैं तो जब टेस्ट किया था यहाँ पे कोई एरर नहीं आया था। ये कॉमन चीज है जो मोस्टली एनवायरनमेंट में होता है अगर हम ये यूज नहीं कर रहे होते। डेवलपमेंट टीम कहती है कि मेरे पास तो मैंने तो डिप्लॉय किया है और डिप्लॉयमेंट के अंदर ये फेल हो रहा है, ठीक है। ये चीज भी आपने बहुत अक्सर जगहों पे देखी होगी, इस तरह से होता है। और प्लस एक मेरे जानने वाले भी हैं, वो भी ये समझ लें कि इसी तरह का काम करते थे। वो डिप्लॉयमेंट करते थे तो अक्सर क्या होता था कि इसी तरह के मसले आते थे और डिप्लॉयमेंट फेल हो जाती। डेवलपर कहते थे कि यार आपने डिप्लॉयमेंट सही नहीं की। वो परेशान होते थे, यार मैंने डिप्लॉयमेंट सही नहीं की। तो मुझे ऐसे ही वो बता रहे थे कि यार मैं ये करता हूँ तो डिप्लॉयमेंट जो है ना फेल हो जाती है और फिर वो मेरे ऊपर ब्लेम आता है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा आप करते क्या है डिप्लॉयमेंट? तो बोलते हैं वो मुझे बिल्ड दे देते हैं या रिलीज दे देते हैं और मैं उसको जस्ट डिप्लॉय कर देता हूँ। तो मैंने कहा मतलब सिंपल वर्ड में है कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं और वो भी फेल हो जाता है। तो या तो कॉपी पेस्ट गलत हो रहा है, यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कॉपी पेस्ट गलत है, या फिर हो सकता है आप कोड के अंदर कोई चेंजेस करते हैं। तो उनको ये समझ में उस टाइम ये आ गया कि भाई मैं तो सिर्फ आपने जो चीज दी है एज इट इज उसको डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मेरा क्या मसला हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के इश्यूज बहुत कॉमन है और ये जुमला आप देखेंगे आपको नजर आएगा भाई मेरी मशीन पे सही चल रहा है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों आता है, पहले हम उसके ऊपर बात करें। प्रॉब्लम ये इस वजह से आता है कि डेवलपमेंट कौन कर रहा है? डेवलपर। किस मशीन पे कर रहा है? वो अपने जो भी पर्सनल या जो भी कंपनी उसने उसको सिस्टम अलॉट किया होगा या लैपटॉप दिया होगा, ठीक है। उस लैपटॉप के ऊपर क्या है कि वो सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक नॉर्मल विंडोज 10 की नॉर्मली मैं कह सकता हूँ मशीन हो सकती है जिसके ऊपर विंडोज अपडेट भी हो रही होगी और डिफरेंट जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह डले उनकी अपडेट भी आ रही होगी, ठीक है। इस तरह से होता है।
जबकि डिप्लॉयमेंट का होती है सर्वर इन्वायरमेंट में होती है। सर्वर इन्वायरमेंट जो है उसको हम रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, कोशिश होती है मैक्सिमम वो रिस्ट्रिक्टेड हो, उसके ऊपर इंटरनेट ना चल रहा हो, उसमें सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत टाइट होती है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि क्योंकि डेवलपर की मशीन पे हो सकता है फायरवॉल बंद है प्रोटेक्शन के ऊपर, और वो जो है जो भी चीज चेक कर रहे थे उसमें चेक हो रही थी, जहां पे वो डिप्लॉय हो रहा है वहां पे पोर्ट बंद की हुई सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये हो सकता है। और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि हो सकता है कि क्योंकि डेवलपमेंट एक नॉर्मल रेगुलर मशीन से हो रही है, वहां पे अपडेट्स बार बार आ रही हैं, तो हो सकता है जिस प्रोग्राम के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, लेट्स से डॉट नेट हो गया या डॉट नेट फ्रेमवर्क हो गया या जावा वगैरह है, उसके ऊपर क्या हुआ कि उस पर अपडेट है, वहां पे आपने अपडेटेड पे काम कर लिया है डॉट नेट फ्रेमवर्क पे या वगैरह वगैरह, ठीक है। और जहां पर डिप्लॉय है उसमें डिपेंडेंसीज मिसिंग है या एक जगह अपडेटेड है और एक जगह अपडेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये मसले आ सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर अगर आपने चलाना है लेट से आईएस के ऊपर डॉट नेट का, तो उसको रन करने के लिए आपको कोई प्री रैक्स में कोई और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ता होगा। जैसे कोई थर्ड पार्टी कॉल्स करनी है तो उसके लिए कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस तरह के कोई ना कोई इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो डिप्लॉयमेंट जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो उसका हल क्या है? उसका हल क्या है कि हम अपनी बिल्ड को या अपनी डिप्लॉयमेंट्स को डॉकराइज कर देते हैं। डॉकराइज करने का मतलब ये होता है कि आप उसको डॉकर एनवायरनमेंट के जरिए हैंडल करते हैं। डॉकर एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि जस्ट लाइक आप एक जिप फाइल बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं और उसमें अपनी तमाम चीजें रख देते हैं ना, जैसे कि जो भी रिक्वायर्ड चीजें आपने उसके अंदर रख दी, एक पैकेज बना दिया। तो इस वजह से डॉकर क्या चीज है कि डॉकर के अंदर आपकी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल डॉट नेट पे चलती है, या मैं जावा कह देता हूँ, जावा पे चलती है, तो और वो टॉमकैट के ऊपर सर्वर पे चलती है, तो आप उसके अंदर टॉमकैट का सर्वर रख दिया है। जो चीज उस पर चलेगी वॉर फाइल या जो भी डिप्लॉयमेंट की बिल्ड की फाइल है वो भी आपने रख दी है, और जो डिपेंडेंसीज हैं वो भी आपने उसके साथ रख दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो जो लवाजमात हैं या जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी आपने अपने उस एक सिंगल फोल्डर के अंदर या जिप फाइल के अंदर रख ली। उससे ये फायदा होगा कि अब जब आप उसको डिप्लॉय करेंगे, अब डिप्लॉय करने का मतलब है कि अब जहां पे डिप्लॉय हो रहा है वहां पर डॉकर इंजन चल रहा होगा। वो डॉकर के ऊपर ही, डॉकर को यूज करने का पर्पस ये है कि आपकी एप्लीकेशन जब एक जगह आपने चला ली ना सक्सेसफुल, तो इसका मतलब है वो दूसरे इन्वायरमेंट में भी सक्सेसफुल चलेगी, क्योंकि आपने उसकी सारी की सारी डिपेंडेंसी, सारी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो एम्बेड करके एक सिंगल फाइल के अंदर एक जिप करके फॉर एग्जाम्पल रखकर दे दिए। तो उससे आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? दूसरा, पहला प्रॉब्लम गिट से हमने सॉल्व कर दिया सोर्स कोड को मैनेज करने का। दूसरा प्रॉब्लम के डिपेंडेंसीज के फेल होने की वजह से नॉर्मली जो इश्यूज आते हैं वो हमने डॉकर के जरिए हल कर लिए। नॉर्मली क्या होता है कि लेट्स से अगर आप किसी कोड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आप जो है ना, एक असल में मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि गिट के अंदर हम मल्टीपल ब्रांचेस में काम कर रहे होते हैं, ये कर सकते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि डेवलपर जो होते हैं वो हो सकता है डेवलपमेंट के लिए एक अलग ब्रांच यूज कर रहा हूँ, ठीक है, या हर डेवलपर अलग यूज कर रहा हो, ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। और फाइनल ब्रांच होती है आपकी वो बिल्कुल डिफरेंट अलग होती है, और फाइनल या मास्टर ब्रांच जिसको कहते हैं उसको हम स्टेबल ब्रांच भी नॉर्मली कह रहे होते हैं। जिसका मतलब सिंपल क्या होता है कि ये वो ब्रांच है जिससे अभी करंटली आपका कोड चल रहा है, ठीक है। दूसरी जो ब्रांच है जिसमें आप काम कर रहे हैं, और फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आप काम कर रहे हैं और उस दौरान में किसी ने कोई चेंज कर दिया, ठीक है। तो चेंज करने का मतलब देखें, पहले तो आप ये समझे नॉर्मली चेंज क्या होता है। ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि एक ही काम होता है कि भाई जो है ना इस ऑप्शन पे या इस फीचर पे काम कर रहे हैं और आप इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल रखने के लिए मैं कह रहा हूं कि एक डेवलपर एक पेज पे काम कर रहा है, दूसरा डेवलपर दूसरे पेज पे काम कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से कि आपने काम कंप्लीट नहीं किया लेकिन दूसरे ने अपने कंप्लीट कर दिया और आपका वो जो अपना कोड है वो वहां पर अपडेट चेक इन कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो काम कर रहे थे वो एक अलग काम चल रहा है, प्लस आप जहां पर अभी कोड पुश करेंगे वहां पर नया काम भी आ चुका है अपडेटेड, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप अगर वहां पे अपना कोड अभी भेजेंगे ना तो वो आपको कोड भेजने नहीं देगा। वो आपको कहेगा कि आप जहां पे कोड भेजना चाह रहे हैं वहां पे इंक्रीमेंटल चेंजेस आ चुकी हैं, पहले वो आप उठाकर अपने पास सिंक करें, ठीक है। आप अपने पास सिंक करेंगे तो अब आपके पास अपडेटेड कोड आ गया, प्लस
आपने अपना भी काम किया था, वो भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जब आप कोड को वहां पे दोबारा से पुल करेंगे तो वो अपडेटेड कोड चला जाएगा, ठीक है। इसको हैंडल करने के और भी कुछ मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। नॉर्मली ये भी होता है कि डेवलपर्स जो है आपस में सिंक होते हैं कि ये मैं कोड भेज रहा हूँ और ये मैं सिंक कर दूंगा। एक डेवलपर किसी एक चीज पे काम कर रहा होता है और दूसरा डेवलपर किसी और चीज पे काम कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि हमने ये जो टूल्स है ना, ये किसी भी क्लाउड स्पेसिफिक रख के इस कोर्स में सिखाने। रीजन क्या है, गिट जो है या लिनक्स जो है या जेंकिंस है या डॉकर या क्यूबरनेटिस या एंसिबल, ये जितने भी लिखे हैं ना, ये किसी स्पेसिफिक क्लाउड स्पेसिफिक हम नहीं कराते। क्यों? क्योंकि हम इसको इस तरीके से लेके आ रहे होते हैं कि अगर आप किसी क्लाउड में काम कर रहे हैं तब भी आप इसको वहां यूज कर सकेंगे, चाहे वो AWS हो या Azure हो, या फिर आप ऑन प्रेम चला रहे हैं। जैसे मैं अपने एनवायरनमेंट की बात करूं तो मेरे पास जो करंट एक एनवायरनमेंट है वो कोई भी क्लाउड नहीं है, ठीक है, वो ऑन प्रेम डेटा सेंटर है, लेकिन मैं वहां पर गिट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं वहां पे जेंकिंस यूज कर रहा हूँ, और मॉनिटरिंग का एक टूल है जो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन हमने अभी अपने कोर्स में ऐड कर दिया, वो भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टूल की सिलेक्शन जो हमने की हुई है ये किसी भी क्लाउड स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात हो सकती है कि ये टूल्स आपको एज अ सर्विस वहां पर अवेलेबल हो। जैसे मैं गिट के ऊपर बार बार गिटहब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो गिटहब तो एक सेंट्रल रेपो वेबसाइट है, होस्टिंग, आप वहां अपना कोड रख सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप अपना गिटहब पे ही रखें। आप चाहें तो आप जो है AWS के अंदर कोड कमिट का ऑप्शन है, सेम वही काम जो गिटहब आपको प्रोवाइड करता है वो AWS के अंदर एज अ सर्विस मौजूद है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और हम जो गिट पढ़ेंगे इसके जरिए चाहे आप बाद में गिटहब पे रखें कोड कमिट जो AWS का है उस पे रखें, या गिट लैब है, बिट बकेट है, कोई भी होस्टिंग सर्विस, बेसिक फंक्शनैलिटी तमाम की सेम होगी। डॉकर आप यहाँ यूज कर रहे हैं, ऑन प्रेम पे यूज करें, वहां पर अगर AWS पे फॉर एग्जांपल तो आप EC2 के ऊपर बना लें, या वहां पर एक एज अ सर्विस आपके पास ऑप्शन होता है डॉकर एनवायरनमेंट का, ECS के नाम से। क्यूबरनेटिस आप हम ऑन प्रेम में करवा रहे हैं, आप उसको वहां पर EC2 में या जो भी वर्चुअल मशीन होती हैं वहां पे कर लें, या फिर आप वहां पर डॉकर और क्यूबरनेटिस मुख्तलिफ जो वेंडर्स हैं क्लाउड के, वो आपको एज अ मैनेज सर्विस भी देते हैं। मैनेज सर्विस का मतलब क्या है कि आपको खुद से उसको इंस्टॉलेशन वगैरह करने की, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो एक प्रीपेड है SaaS सर्विस की तरह कि आपने जस्ट उसको यूटिलाइज करना है। लेकिन हम इस कोर्स के अंदर आपको ऑन प्रेम पढ़ा रहे हैं, पूरी की पूरी इसकी डिटेल सर्टिफिकेशन, क्यूबरनेटिस तो 100% सर्टिफिकेशन के ऊपर हमारा यहाँ पर मौजूद है, डॉकर को भी हम तकरीबन 80% प्लस तक हम इसकी सर्टिफिकेशन को कवर कर रहे होते हैं। तो पर्पस क्या है कि आपको डॉकर को फुल बैकग्राउंड आर्किटेक्ट के साथ आपको समझ में आ जाए। जब आप उसको डिटेल में इंजन खोल के पढ़ लेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको किसी भी क्लाउड में एज अ मैनेज यूज करेंगे तो वहां तो आपको ये बिल्कुल वहां पर ना तो आपने इसको इंस्टॉल करना है या ना रेगुलर तरीके से आपने उसको मैनेज करना है, बल्कि आपने जस्ट उसको यूज करना है। उसका फायदा आपको नजर आ रहा है कि इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस नहीं करनी। और दूसरी चीज क्या है कि मैनेज सर्विस जो है एक दूसरी सर्विस के मुकाबले में नॉर्मली कॉस्टली होती है, कि जब क्लाउड आपको कह रहा है कि मैं आपको मैनेज दे रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना, तो इसका मतलब है पीछे की कॉस्टिंग जो है वो उसके अंदर ऐड करके आपको दे देगा। मैंने उमर अभी बताया, शायद आपने जवाब भी दे दिया कि हमें लाजमी नहीं है कि AWS की नॉलेज हो या किसी भी क्लाउड की नॉलेज हो, क्योंकि हम उसको इस तरह से लेके चलते हैं। आप ऑन प्रेम के अंदर कर रहे होंगे उस पर कर लेंगे, अगर आपके पास क्लाउड एनवायरनमेंट है तो आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, दो चीजें हमने क्लियर कर ली, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। हमने गिट की बात की, हमने सोर्स कोड को मैनेज कर लिया, हमने डिपेंडेंसी से रिलेटेड इश्यूज के लिए डॉकर को यूज कर लिया। तीसरी चीज हमने बात की थी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है सर्वर लेवल पर, तो हमने लिनक्स की बात कर ली। चौथी चीज जो है हमारी जेंकिंस है, जो हमारा जो अभी रेगुलर कोर्स चल रहा है उसमें आज इत्तेफाक से पहली क्लास थी इसकी जेंकिंस की। ये क्या चीज है देखें, जेंकिंस क्या है, जैसे अभी हमने बात की कि गिट के ऊपर कोड आप डाल चुके हैं, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कोड आपका 100, क्योंकि डेवलपर जो है चेक इन वहां पर कर रहे हैं, अपना कोड वहां पर पुश कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं या कर सकते हैं आप कि क्योंकि आपके गिटहब पे या जो भी आपकी रिमोट गिट की रेपो है उसके ऊपर अपग्रेडेड कोड है, तो आप जेंकिंस के टूल के जरिए ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, आप वहां से पूरा कोड उठाएंगे। आप उठाने का मतलब आप ये और वो कोड आप बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने का मतलब है डेवलपर को बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, अब जेंकिंस ये बिल्ड करेगा। जेंकिंस जब बिल्ड कर रहा है और कोड से कर रहा है, और अगर कोड 100% वहां पे मौजूद है, जो कि जाहिर सी बात है होगा,
तो अगर वो सक्सेसफुल बिल्ड हो गया तो उसके बाद आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट वाले जो पार्ट था, जो कि मैनुअल डिप्लॉयमेंट आप कर रहे थे, वो डिप्लॉयमेंट जो है थ्रू जेंकिंस ऑटोमेट हो जाएंगी। जिसका मतलब क्या है कि लेट्स से मैं इसको यूं समझा देता हूँ। अगर मेरा नोटपैड में यहाँ खोल रहा हूँ, आप लोगों ने यकीनन नजर आ रहा होगा, वो ये है कि आपका कोड जो डेवलपर लिख रहा था, अब वो मैं मिसाल के तौर पे उसको कह रहा हूँ कि आपके पास जो एप्लीकेशन चल रही है वो जावा बेस कोई वेब एप्लीकेशन चल रही है, वेबसाइट है यानी कि, ठीक है, और जावा का कोड है। तो डेवलपर ने क्या किया, कोड को वर्क किया, उस पर जो भी वर्किंग थी उसकी, और उसके बाद उसने उस कोड को क्या कर दिया, पुश कर दिया। कहाँ पे पुश कर दिया, गिट हब, अगर गिट हब है या जो भी उससे रेलेवेंट आप सर्विस यूज करें। इसका मतलब क्या हुआ, गिट हब पर आपके गिट कोड आ, सेकंड स्टेप क्या होगा, जेंकिंस क्या करेगा, यानी कि जेंकिंस को हम वहां पे वो आपके गिटहब के अकाउंट से कोड को पुल करेगा। कोड पुल करने का मतलब वहां से कोड उठा के अपने पास लेकर आएगा, आ गया। उस कोड को क्या करेगा, बिल्ड करेगा। आप उसको आप लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, या रिलीज कह लें कि उसकी रिलीज बनाएगा, ठीक है, या डेवलपर्स ने यूनिट टेस्टिंग वगैरह कोई लिखी हुई है वो भी परफॉर्म करनी है तो वो भी आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लेटेस्ट कोड आपका डाउनलोड होगा गिटहब से जेंकिंस में, और उस कोड को आप कंपाइल करेंगे, बिल्ड करेंगे। वो कोड जब बिल्ड होगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा या फेल होगा। फेल होगा तो जाहिर सी बात है वो जॉब फेल हो जाएगी, उसकी आ जाएगी। लेट्स से अगर वो सक्सेसफुल हो गया, उसका मतलब कोड के अंदर लेटेस्ट चीज आई है, वो बिल्ड हो चुकी है। एक बार मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ यहाँ से, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, जेंकिंस ने ये काम किया। अब जब वो सारी अपडेटेड कोड जो है उसकी सारी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई है और एक रिलीज फॉर एग्जांपल बन गई है, या एक डिप्लॉयमेंट की फाइल, अगर मैं जावा के हिसाब से बात करूं तो जावा में नॉर्मली वॉर फाइल होती है, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस की। तो अब क्या करते हैं, तीसरा स्टेप ये है कि अब आपके पास लाजमी है कोई एनवायरनमेंट होगा जहां पर आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। अब वो एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, क्यूए का, जहाँ पे क्यूए टेस्टिंग होती है, क्यूए सर्वर, ठीक है। वो एनवायरनमेंट हो सकता है आपका यूएटी का, जहाँ पे यूजर जो है अपनी टेस्टिंग करेगा कि हाँ भाई ये वाकई सारी चीजें सही हुई हैं कि नहीं हुई। और फाइनली आपके पास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होगा। जब वो वॉर फाइल यहाँ से सेकंड स्टेप से सक्सेसफुल बन गई यहाँ पर, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसको क्यूए सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करना है। अगर हम जेंकिंस यूज नहीं कर रहे तो पीछे ये काम क्या हो रहा था, डेवलपर ने वॉर फाइल बनाकर आपको डिप्लॉयमेंट टीम को दे दी होगी, आप उसको कॉपी करेंगे या जो भी तरीका है उसको क्यूए के सर्वर पे जाकर जो भी वेबसाइट चल रही है उसको बंद करेंगे और वहां पर कॉपी पेस्ट करेंगे या डिप्लॉय करेंगे, और अगली मशीन के ऊपर भी एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे ही काम हो रहा होगा। लेकिन जेंकिंस के जरिए जब ये काम होगा तो ये ऑटोमेट हो जाएगा। जिसका मतलब क्या है कि वो अगर ये स्टेप सक्सेसफुल हो गया आपका, तो सेकंड स्टेप में वो क्यूए सर्वर के ऊपर जाके डिप्लॉयमेंट कर देगा उस फॉर फाइल की। एक बात, अगर यहाँ सक्सेसफुल डिप्लॉय हो गए तो वो आगे यहाँ कर देगा डिप्लॉयमेंट, और देन वो प्रोडक्शन में कर देगा। अब ये क्वेश्चन ये है कि एक ही झटके में अगर इसने क्यूए सर्वर, यूएटी और प्रोडक्शन में कर दिया तो ये तो सेंस नहीं बनता। सेंस ये होता है कि भाई जो डेवलपर ने नया काम किया है जो कि डिप्लॉयमेंट की तरफ जा रहा है, वो पहले सिर्फ क्यूए पे जाके डिप्लॉय हो जाए, ठीक है। क्यूए पे डिप्लॉय होने का मतलब है जो आईटी के अंदर क्यूए टेस्टिंग के लिए जो लोग बैठे होते हैं वो उसको टेस्ट करेंगे कि जो चीजें हमने यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आई थी यूजर की तरफ से वो हमने कंप्लीट कर ली या नहीं कर ली। तो इसका मतलब है जब वो जॉब या पाइपलाइन आपने जेंकिंस से बनाएगी वो यहाँ पर आकर पॉज हो जाएगी, आगे डिप्लॉयमेंट नहीं करेगी, वो यहाँ रुक जाएगी। एक बार पॉज हो जाएगी या फिर आप कह लें कि अप्रूवल के स्टेज में रुक जाएगी, ठीक है। क्यूए की टीम क्या कर रही है, इस पे अपनी रिक्वायरमेंट टेस्ट कर रही है। जब वो उसको ओके कर लेंगे, हाँ भाई ठीक है, तो जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर है ये क्यूए वाले हैं, वो उसको नेक्स्ट फेज के ऊपर रन करेंगे। तो जैसे ही रन करेंगे वो यूएटी के सर्वर के ऊपर जाके डिप्लॉय हो जाएगी। यूएटी के ऊपर जो यूजर्स हैं जिनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी या डिपार्टमेंट है जिनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी, वो इसको टेस्ट करेंगे और जॉब आपकी स्टेज में पॉज या अप्रूवल मोड में रुकी होगी। और वंस जब यूएटी की तरफ से ये पीछे कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन चल रही होती है, ओके
आ रहा होता है, हाँ भाई ये ओके है, सब है, ये मसला है, हो सकता है मसला है, ये प्रोसेस दोबारा चले, दोबारा से नई वॉर फाइल आए वगैरह वगैरह। और फाइनली जब वो यूएटी ओके हो जाएगा तो देन वो प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर जाके डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। मेन चीज हमने जो अचीव की है इसके लिए वो ये है कि किसी भी इन्वायरमेंट में डिप्लॉयमेंट करने के लिए किसी बंदे को मैनुअली जाके लॉग इन करके कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जेंकिंस के थ्रू जॉब्स या फिर आप डैशबोर्ड बना देते हैं जिसके अंदर ये सारा काम यूजर्स को परमिशन के साथ दे देते हैं। भाई कौन सा यूजर जो है ना सिर्फ क्यूए के ऊपर जॉब को अप्रूव कर सकता है या रन कर सकता है, कौन सा यूएटी पे कर सकता है, कौन सा प्रोडक्शन के ऊपर कर सकता है। अच्छा देखें, लैंग्वेजेस, हर वो लैंग्वेज जो आप प्लेन टेक्स्ट के अंदर सेव कर रहे हैं, ठीक है, कोड की मैं बात कर रहा हूं, उसको आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए क्योंकि आप ओरेकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ओरेकल डेवलपमेंट का मतलब अगर आप फॉर्म्स या रिपोर्ट्स में अगर काम कर रहे हैं ना, तो ओरेकल जो है वो उस कोड को नॉर्मली जो आप डायरेक्टली फॉर्म्स पे या रिपोर्ट पे लिखते हैं ना, वो अपनी प्रोप्राइटरी फॉर्मेट के अंदर सेव करता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेव होगी तो वो एक प्लेन टेक्स्ट फाइल नहीं होगी। हाँ, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े और आप जो लेटेस्ट जो इसके वर्जन्स हैं फ्यूजन मिडलवेयर में या फॉर्म्स के भी गालिबन, तो उसके अंदर एक्सएमएल बेस्ड रिपोर्टिंग भी हो गई है, या फॉर्म्स भी गालिबन उस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर उस तरह की कोई चीज है तो वो प्लेन टेक्स्ट में आ गई, तो जो भी प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में चीज होगी उसको आप गिट के अंदर यूज कर सकते हैं। गिट सिर्फ और सिर्फ प्लेन टेक्स्ट के लिए रिकमेंडेड है। कोई भी ऐसी चीज जो बाइनरी टाइप की है, एक्सी है, ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं, उनके लिए वो रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि उससे गिट जो है उल्टा आपको नुकसान देगा। रीजन क्या है, जैसे मैंने कहा कि चीजें ट्रैकेबल हैं, वो कोड को सिंपल प्लेन में सर्च करके कंपेयर कर रहा होता है। बाइनरी फाइल्स जो है उनके अंदर इस तरह से ये काम नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ओरेकल डेवलपमेंट जो है अगर आप कर रहे हैं फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के ऊपर, तो वो चीजें आप इसके अंदर नहीं ला सकते। हाँ, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे प्रोसीजर, फंक्शंस या पैकेजेस वगैरह लिखे हुए हैं, तो उनको आप यहाँ पर मैनेज करना चाहें तो गिट के जरिए मैनेज कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मली जो भी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं वो डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट में लिखी होती हैं, और प्लेन टेक्स्ट में ही वो सोर्स कोड जो है प्लेन टेक्स्ट में सेव हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल डॉट नेट हो गया, या आपका डॉट नेट कोर है, नोड वगैरह, रिएक्ट एंगुलर वगैरह जो है, पीएचपी है, या जावा के ऊपर जब आप लिख रहे हो तो इनका जो कोड होता है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर रिजाइड करता है। जबकि ओरेकल जो है वो क्या कर रहा है, ओरेकल अपने टूल को ओपन करवाता है और उस टूल के अंदर जो है फॉर्म बिल्डर है फॉर एग्जांपल, या रिपोर्ट बिल्डर, उसके अंदर वो लिखवा रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप डायरेक्टली ओरेकल के अंदर इससे बेनिफिट नहीं ले सकते। हाँ, मैंने कहा कि नए वर्जन के अंदर एक्सएमएल बेस्ड टाइप की कोई चीज है या कोई भी और फीचर अगर उसने ऐसे दिया हो जो कि एक्सएमएल बेस्ड टाइप का हो ना, तो वहां पर आप इसका डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। तो हमने एक्चुअल में जेंकिंस के जरिए क्या अचीव कर लिया कि हमने जो डिप्लॉयमेंट वाली चीजें हैं वो हमने ऑटोमेट कर ली कि, और ये किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि तो वन टाइम जॉब बन गई तो इसके बाद फिर क्या काम है जेंकिंस का, ठीक है। असल में अगर तो सिर्फ एक जॉब चल रही है तो मैं कह सकता हूँ एक ही आपको पाइपलाइन बनानी है, वो हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप रनिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो काम आ रहा होता है, प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, एक कंपनी के अंदर एक से ज्यादा एप्लीकेशन चल रही होती हैं, कुछ एप्लीकेशन अभी ट्रायल पर होती हैं, कुछ अभी टेस्टेड हो रही होती हैं, या डिफरेंट स्टेजेस में होती हैं। तो पाइपलाइंस के अंदर या जेंकिंस के अंदर उससे रिलेटेड काम आता रहता है, ठीक है। जहीर साहब के साथ मैंने क्लाइंट के साथ काम किया था, हमने वहां पर ये समझ लें तकरीबन भी 40 या 50 प्लस जेंकिंस के अंदर हमने लिखी थी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली आ रही थी। अब इस पर्पस के लिए बना दो, अब इस पर्पस के लिए। अभी मैंने आपको सिर्फ मेनली जो जेंकिंस जिस पर्पस के लिए यूज होता है सिर्फ वो बताया, ठीक है। वहां पर हमने कोड प्रमोशन के लिए इसको यूज किया, बिल्ड प्रमोशन के लिए यूज किया, मतलब एडवांस चीजें हैं जो नॉर्मली हम नहीं कर रहे थे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पर उससे रेलेवेंट जेंकिंस की और जॉब्स भी। मैं ट्रेनर प्रिंसिपल का, तो क्यूबरनेटिस में आप जैसे अदनान ने एक्सप्लेन किया कि पूरी एप्लीकेशन आप लोगों की, एक्चुअल में जब अदनान ने आपको एक्सप्लेन किया कि आपकी एप्लीकेशन जो है कंटेनराइज है, डॉकर बेस्ड एप्लीकेशन है। अब आपके एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन है, अबाउट 50 या 100 के करीब, तो उसकी मैनेजमेंटली कैसे होगा? ये मालूम कि आपका कंटेनर डाउन हो गया है
या उस पे वो लोड आ गया है तो क्रैश हो गया, फेल हो गया, तो उसकी कंटेनराइज एप्लीकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई टूल चाहिए होता है। 2 तरह के टूल हम इस अपने कोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक क्यूबरनेटिस और एक डॉकर स्वार्म। क्यूबरनेटिस का जो पार्ट है वो मेरे पास है और डॉकर स्वार्म का जो पार्ट है वो अदनान के पास है। क्यूबरनेटिस में ये एडवांटेज होती है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन, सपोज आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप चाहते हैं कि जैसी कोई एक एप्लीकेशन डाउन हो ऑटोमेटिकली वो अप हो जाए, एक और उसका इंस्टेंस क्रिएट हो जाए। मतलब ठीक है, आपकी एप्लीकेशन पे कोई लोड आता है, सपोज आपकी एक एप्लीकेशन है, उस पे एक कंटेनर उस पे एग्जीक्यूट हो रहा है, उस पे आएगा लोड, आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी डाउन। तो इसमें एडवांसमेंट ये है कि आप उसको इंक्रीज भी आप कर सकते हैं ऑन द फ्लाई। आप चाहते हैं कि अभी फौरन ही आपके 4 एप्लीकेशन के इंस्टेंस हो जाए क्रिएट। ये तो हो गया काम आपका मैनुअली, लेकिन ये तो आप स्क्रीन पे थे तो आपने उसको इंक्रीज कर दिया। लेकिन जब आप नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो इसके लिए इसमें एक और ऑप्शन है ऑटो स्केलिंग का। ऑटो स्केलिंग ये होगा कि आप चाहते हैं कि आपका वो सीपीयू 80% पे आ जाए, तो ऑटोमेटिकली इसके 10 इंस्टेंस और क्रिएट हो जाए, और जैसी ये 40 पे आ जाए तो इसके इंस्टेंस 4 पे आ जाए। आपने क्या किया, एक रेंज दे दी कि वो 40 के ऊपर आपके इस एप्लीकेशन के इंस्टेंस एग्जीक्यूट होंगे 1 से 4 तक, और जैसे ही इस पे आएगा लोड आएगा मोर देन 80% या 70%, तो इसके इंस्टेंस 10 हो जाए, 20 हो जाए, जो भी आपकी एग्रीमेंट है उससे हो जाए। एक तो ये इसका एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी सिक्योरिटी का पार्ट आता है। हम ये चाहते हैं कि डेटाबेस का जो इंस्टेंस है उससे किसी का कनेक्शन ना बने, सिर्फ उसी एप्लीकेशन का बने, तो ये भी इसमें ऑप्शन है। एक आपकी, सपोज आपके एग्जांपल दूं, एक आपकी एक साइट है, अब आपको नहीं अंदाजा है कि उस पर कितनी हिट्स आएंगी, तो आपके पास 3 या 4 नोड का क्लस्टर इसमें, तो आज में ये एबिलिटी हो सकती है कि आप जैसी उस पे आपकी साइट पर लोड आए आपके इंस्टेंस से इंक्रीज हो जाए। अच्छा, इसमें एक और एडवांटेज ये भी है कि आप चाहते हैं कि आपके नोड बहुत ज्यादा ऑक्युपाई हो गए, तो आप नोड भी ऐड कर लें, और आपने सिर्फ उसका जो कोर इंस्टॉलेशन है उसको करनी है, उसके जो इंस्टेंसेस है वो ऑटोमेटिकली हाई एबिलिटी की तरफ आ जाएंगे। जो भी आपका लो रिसोर्सेज होगा वो सर्वर, उसके ऊपर वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये तो इसका एक पार्ट हो गया जी। ये स्केलिंग की तरह ही ये होता है बिल्कुल। अच्छा जय साहब, एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, हमें असल में ज्यादा इन डेप्थ हम टेक्निकल पे नहीं लेके जाते, इनको बिल्कुल हाई लेवल बताते हैं। तो मैं एक चीज रिफ्रेश कर देता हूं कि जैसे जय साहब ने बताया वो काफी डिटेल में भी है, क्यूबरनेटिस हम क्यों यूज करते हैं, मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में कर देता हूँ ताकि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता तो उनको आसानी हो जाए। एक बात, अगर किसी ने AWS में ऑटो स्केलिंग यूज की हुई ना, कि वो क्या करता है कि जैसे ही लोड आता है तो वो इंस्टेंस या EC2 इंस्टेंस इंक्रीज कर देता है, और इसी तरह से जब लोड चला जाता है तो कम कर देता है। तो सेम काम जब हमने बात की डॉकर को यूज करेंगे, तो डॉकर को हम स्केलिंग या ऑटो स्केलिंग करना चाहते हैं, हाई अवेलेबिलिटी वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल क्यूबरनेटिस का यूज करते हैं जो कि डॉकर के ऊपर इंस्टॉल होकर उसको मैनेज करता है। तो सिंपल वर्ड में क्या है कि अगर आपने एनवायरनमेंट अपना डॉकराइज बना लिया है, अब बहुत सारे डॉकर आप चला रहे हैं, तो उसको फिर मैनेज करने के लिए आपको कोई ना कोई टूल रिक्वायर्ड होगा। अगर आप एक आध कंटेनर चला रहे हैं फिर तो मसला नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत सारे कंटेनर चलेंगे और आप उसके अंदर एडवांस फीचर्स ऐड करना चाहते हैं सिक्योरिटी के, हाई अवेलेबिलिटी वगैरह के लिए, तो देन आप क्यूबरनेटिस की तरफ जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है जय साहब, मैं इसका जवाब और दे देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन कंटेनर्स एंड EC2 मशीन।
EC2 मशीन जस्ट लाइक VMs होती हैं, जैसे आप VM बनाते हैं अपने VMware के ऊपर या Oracle वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। कंटेनर जो है वो VM मशीन नहीं है, ठीक है। कंटेनर जो है वो क्या चीज है, जैसे आप EC2 मशीन या VM मशीन बनाते हैं, उसका अपना एक पर्पस है कि आप एक पूरा बाकायदा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर फिर अपनी जो भी एप्लीकेशन चलानी होती है। जबकि कंटेनर्स क्या होता है कि बहुत ही मिनी होते हैं, इसके जो एप्लीकेशन चलनी होती है और उसके साथ जो मिनिमम उसको रन करने की रिक्वायरमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है वो होता है, जिससे ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा शुएब एक और बात कह रहे हैं कि बहुत सारे सेशन एंड का मैसेज उनको आ रहा है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो निता इसको प्लीज चेक कर लें कि नए कोई अगर कनेक्ट होना चाह रहे तो उस पर क्यों नहीं हो रहा। तो क्या जरूरत पड़ी है। अब अगर सिंपल से मैं एग्जांपल दूं, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अंडर में 20 सर्वर्स हैं। कोई पैच आता है तो वो क्या करता है, वो हर सिस्टम पे वो जाएगा, उसका पैच अप्लाई करेगा, तो ये मैनुअल वर्क है, या फिर वो शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू अब करेगा। लेकिन अच्छा, अब उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को हटा के हमने एक ऑटोमेशन का इंजन एक डाल दिया, एनसिबल। अब ये क्या करेगा, ये तमाम सिस्टम पे वो पैच अप्लाई हो जाएंगे इसके थ्रू। ये एजेंट लेस एप्लीकेशन होती है, ठीक है। एक तो इसका काम गया, मतलब आप ये समझ लें कि कॉन्फ़िगरेशन तो मैनेजमेंट का ये टूल है, इसमें शेफ भी है, पपेट भी। शेफ के लिए रूबी की लैंग्वेज आनी चाहिए और एनसीबी के लिए YAML आनी चाहिए। YAML बहुत आसान है, ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत ईजी है, मतलब एक वर्डिंग होती है बेसिक। लेकिन शेफ के लिए रूबी का कोड आपको आना चाहिए, इसके माने कि आपको उसकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन हम इस कोर्स में एनसिबल को लेके हम जा रहे हैं। जितनी भी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एनसिबल के थ्रू होगी, ये एक ऑटोमेशन का एक पार्ट है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुबरनेटिस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, वो भी एनसिबल के थ्रू हो सकता है। इस तरह जितने भी ऑटोमेशन का काम हो सकता है वो एनसिबल के थ्रू हम करते हैं। ये एनसिबल का कोर चीज है कि मैनुअल इंटरवेंशन को हटा के हमने एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को हटा के हमने एक ऑटोमेशन टूल डाल दिया। ये एनसिबल की जॉब है। अब इनमें कोई अगर आपको सवालत हैं तो आप पूछ लें मुझसे या अदनान से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल था सर। मेरा सवाल ये था कि आपने सर बताया, अदनान साहब से मेरा सवाल है, उन्होंने कहा कि डेवलपर ने अपना जो कोड है वो गिट के ऊपर अपडेट कर दिया है, QA ने उसको चेक कर लिया है। अब ये पूछना ये था कि आपने कहा कि उसकी पाइपलाइन क्रिएट हो जाएगी जेंकिंस के थ्रू, उसको हम शेड्यूलिंग कर लेंगे, बट अभी हमारी वो स्टेज कब आएगी कि जब हम इसको डॉकराइज करेंगे, और जो हम क्यूबरनेटिस के ऊपर यानी जब डॉकराइज करते हैं तो वो इटसेल्फ उसको हम एक कंटेनर कंसीडर करते हैं और वो कंटेनर हमारा डिप्लॉय होता है क्यूबरनेटिस के ऊपर। लाइक मैं AWS के ऊपर मैं EC2 का या क्यूबरनेटिस का इंस्टेंस ले लूं, उसके ऊपर मैं या लाइट सेल के अंदर कंटेनर का इंस्टेंस ले लूं, वहां पे हम आपकी सवाल मैं समझिए, बताता हूँ। देखिए दो तरीके हैं। एक तो आपने क्या किया, आपने वो जेंकिंस में आपने बोला कि जो जॉब्स होगी वो कैसे होगी, वो तो आपको अदनान ने एक्सप्लेन आप कर दिया कि UAT QA और प्रॉड के ऊपर। अब वो होता है कि डॉकर का एक कंटेनर हो, तो जैसे AWS में क्या करते हैं हम डॉकर का कंटेनर को जॉब के थ्रू हम जेंकिन के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। उससे क्या होता है कि एक ऑटो स्केलिंग के थ्रू एक EC2 की इंस्टेंस या AWS का जो EC2 का पार्ट इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक जॉब के थ्रू। अगर आप उसको क्यूबरनेटिस के ऊपर इम्प्लीमेंट आप करेंगे तो वहां पे होता पॉड होता है, मतलब आप समझ लेंगे वो भी एक एप्लीकेशन है। जो भी एप्लीकेशन आती है वो पॉड के अंदर आती है। अब पॉड ही वहां पे आपका इंटरफेस होता है स्क्रीन पे। वो जो पॉड है उसके अंदर मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा कंटेनर उसमें हो सकते हैं क्यूबरनेटिस के अंदर, ठीक है ना। तो अब क्या है इसमें होगी कि जेंकिन आइदर आप उसको AWS पे डिप्लॉय करें डॉकर की एप्लीकेशन को या क्यूबरनेटिस के ऊपर, उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यूबरनेटिस में भी QA का एनवायरनमेंट होता है,
यूएटी का एनवायरनमेंट होता है, तो प्रॉड का एनवायरनमेंट होता है। आप जहां चाहें डिप्लॉय कर सकते हैं उसको। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर ये क्लियर हो गए तो आप बता दीजिए। सवाल अभी भी मेरा थोड़ा-सा अनक्लियर था कि इस वक़्त हम डॉकराइज़ हम किधर करें? क्योंकि मैं गिट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ। गिट्स पे डेवलपर ने कोड दे दिया। जी, आपने सिस्टम पे करेंगे। अदनान ने एक्सप्लेन किया ना, डॉकर क्या है, एक जिप फाइल है, उसमें एक कोडिंग का स्टाइल होता है, बहुत ही सिंपल सा स्टाइल होता है। थोड़ा सा उसमें अगर एडवांस में चले आप जाएंगे तो जाना पड़ेगा। अदरवाइज उसमें क्या होता है, एक फाइल होती है टेक्स्ट फाइल, वो डॉकर सर राइट मैं इसको रीब्रीफ कर देता हूँ। इट मींस ये हुआ कि जो डेवलपर का कोड गिट पे मिलेगा, उसको जो डेवऑप्स इंजीनियर होगा वो उसको डॉकराइज करेगा और फिर उसकी फिर वो शेड्यूलिंग करेगा CI/CD और यानी पाइपलाइन, और देन फिर वो कंटेनर में या क्यूबरनेटीज में उसको डिप्लॉय हम कर देंगे। सर मतलब मैं वर्क फ्लो समझना चाह रहा था। थैंक यू। जी जी ओके, मतलब सिंपल वो एक जिप फाइल है तो गिट के ऊपर आ गई है, और जंकिन क्या करेगा, वो फाइल को उठाएगा तो डिप्लॉय हो जाएगी। वो वॉर फाइल होती है एक्चुअल में बेसिकली, लेकिन हम उसको आप समझ लेंगे वो जिप ही है। तो जंकिन के ऊपर जब वो आएगी तो यूएटी के एनवायरनमेंट है, तो ऑटोमेटिकली वो जो जावा की फाइल होगी वो वॉर फाइल होगी। जब 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 वो डिप्लॉय हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन आप हो जाएगी, क्योंकि वो फाइल है वॉर। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया आपका साथ? जी 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 बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू थैंक यू। किसी और का कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन था कि अगर नेटवर्क इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से एक बंदा आ रहा है और राइट, और वो जो है राइट, ओके श्योर, मैं समझ गया। मैं भी देखें, मैं इसका ये प्रीरेक मैं आपको इसका बता दूं डेवऑप्स का, कि इसके लिए सिर्फ आपको कंप्यूटर की वो नॉलेज होती है, डिप्लोमा चाहिए या डिग्री होल्डर चाहिए। इसके लिए लैंग्वेज या डेवलपमेंट का एक्सपर्टीज नहीं होना चाहिए। इवन मैं और अदनान भी, हमको ये ना हमें डेवलपमेंट आती है ना हमने की है। एक जमाने में स्टार्ट हमें की थी, हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका एडवांटेज होता है। लेकिन इस जो ये कोर्स, इसके लिए आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको जावा आना चाहिए, .NET आना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज नहीं आपको आना चाहिए, इसके लिए वो जरूरत नहीं है। अच्छा, आप सिस्टम के लोग हैं, डेफिनेटली आप जब स्विचेस होती हैं तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन होती है। हम क्या करते हैं, वो जनरली जो हमारे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं, फाइलें क्रिएट कर लेते हैं अपने पास, और जैसे जैसे अपडेट हो रही होती है उसको हम अपने हिसाब से अपडेट हम कर रहे हैं, और फोल्डर वाइज हम बना लेते हैं कि लेटेस्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो गिट के थ्रू आप इसको ऑटोमेट भी हो सकता है आपका। बिल्कुल ठीक हो गया। आप आगे समझे? यही सवाल था आपका यासिर? एक और इसमें एडिशन थी, वो ये फॉर एग्जांपल आपने भी थोड़ी देर पहले मेंशन वो किया कि स्टूडेंट को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उसका एंसिबल का भी, YAML का भी, और मतलब XML, YAML और वो JSON। आई अंडरस्टैंड कि ये लैंग्वेजेस, इसमें मैंने इस हद तक काम किया हुआ है कि मतलब मैं क्लाउड फॉर्मेशन में काम वो करता हूँ YAML पे, तो आई डू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब वो बात आएगी एंसिबल, बात आएगी फॉर एग्जांपल JSON की, तो उसका मेरे पास जो नॉलेज है वो ऑलमोस्ट वो नन है। तो अभी आपने जो एक्सप्लेन किया कि प्रीरेक नहीं है इसके लिए, लेकिन कितना फिजिबल होगा मेरे लिए कि अगर मैं ऑन माय ओन थोड़ा बहुत इसको भी एक्सप्लोर वो करूं? YML जो है ना, जी जी राइट, श्योर, गो अहेड। YML जो है ना, बहुत ह्यूमन इंटरेक्शन है, मतलब उसमें वर्डिंग है बिल्कुल। अगर आप थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो आप करेंगे तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आप शेफ कर लें, तो आपके इसका माने कि आपको रूबी की लैंग्वेज अच्छी खासी आनी चाहिए, उसके लिए आपका ये पार्ट होना चाहिए। लेकिन एंसिबल के लिए आपको तो YML एक बहुत ही इजी अंडरस्टैंडेबल है। हम भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं, लेकिन अगर आपके सामने होगा ना कोड तो आप बोलेंगे अच्छा ये हो रहा है इसमें। उसमें जो एरिया होता है वो मॉड्यूल होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप
स्विचेस के ऊपर कोई काम आप करना चाहते हैं, तो एंसिबल ने क्या किया है कि मॉड्यूल दिया हुआ है स्विचेस का, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है। जब आप उसको आप जाएंगे, आप रिव्यू आप करेंगे, उन्होंने दिया वो सिंटैक्स है कि डॉट करके ये लगा दें, तो जो मैन्युअली काम आप करते हैं वो एंसिबल के थ्रू आप काम हो जाएगा। जैसे हम अगर कोई आरपीएम हम इंस्टॉल करें तो उसका एक आउटलाइन है एप गेट और जो भी आप आरपीएम का नाम दें। इस तरह कॉपी करना आपको फाइल, तो भी उसका उन्होंने दिया हुआ है एक मॉड्यूल, वो सिंपल उसका नाम आएगा, कोलोन आएगा और बस का फाइल का सोर्स और डेस्टिनेशन। ये मतलब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। इवन कोई सिंपल सा भी होना बंदा, आप तो फिर भी एक्सपीरियंस वाली जॉब है, आपका एरिया है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, सिर्फ आपको वो एक छोटा सा मॉड्यूल टाइप की चीजें होती हैं, वो फॉर्मेट होता है, उसको तो रीड करें और उसी के थ्रू आप अप्लाई कर दें, आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, लाइक आपको एंसिबल से लिनक्स की इंस्टॉलेशन, क्यूबरनेटिस की इंस्टॉलेशन करनी है, तो इसके माने है कि आपको क्यूबरनेटिस आनी चाहिए कि इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। ऐसा नहीं होता कि एंसिबल खुद ही ऑटोमेटिकली आपको कर दे, ये ऑटोमेशन का टूल है, इसके माने है कि आपको क्यूबरनेटिस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसी तरह एंसिबल के थ्रू आप और भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, हर तरह के काम कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट हो सकती है एप्लीकेशन की, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट हो सकता है। आप चाहते हैं कि आपके पैचेस आपके हर मशीन पे अपडेट हो जाए, लाजमत है, तो पैच अप्लाई करने का भी कोई स्टाइल होता है ना, तो वो आपको स्टाइल आना चाहिए बस। ठीक है, यासिर कोई ऐसी चीज जो नहीं आपको समझ आई हो? बिल्कुल ठीक हो गया। बस मुझे एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि मतलब अगर मैं नेटवर्क इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से अगर आ रहा हूँ, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं पहले टच कर लूं जल्दी, मतलब ऑब्वियसली क्रैश कोर्स का मतलब वो काइंड अगले दो जी कोर्स के स्टार्ट होने से पहले कि जो मुझे हेल्प मतलब वो करें इस कोर्स में, इसलिए कि ऑब्वियसली डेवऑप्स इज द न्यू थिंग फॉर मी एज अ नेटवर्क। देखिए इसमें देखिए, आपको अगर आपके अपने एनवायरनमेंट के ऊपर चाहिए तो आपको गिट तो आनी चाहिए, आप सेंटर रिपोजिटरी का काम आपके पास इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया दो। जेंकिंस का भी पार्ट है, आप उसको ऑटोमेशन में आप उसके ला सकते हैं। अगर आपको लॉगिंग करनी है अपनी एप्लीकेशन की, अपने जो, मुझे नेटवर्क तो इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मैं आप बताऊं, सपोज आपकी जैसे ओएस की लॉग फाइल होती है, आप चाहते हैं कि उसको स्टोर करें और उसको एक ऑप्टिमाइज वे में आपको आ जाए कि सीपीयू कितना जा रहा है, रैम कितनी ऑक्यूपाई हो रही है, और इसमें और अच्छे खासे ऑप्शन है, वो क्यूबरनेटिस के अंदर आप कर सकते हैं। उसमें मॉनिटरिंग का आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं। एंसिबल का पार्ट उसके साथ है, इसके माने इन सब का लिंक है आपस में। ऐसा नहीं होता कि मैं आपसे बोल दूं कि क्यूबरनेटिस पे आ जाएं या अदर्स बन जाए। सबसे पहला काम क्या होगा कि लिनक्स की इंस्टॉलेशन आपको आनी चाहिए, मतलब आती है वो अच्छी बात, नहीं आती तो नाम के थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड आप कर लेंगे। फिर आपको आना चाहिए गिट का पार्ट आना चाहिए, इसी तरह फिर वो जेंकिंस का पार्ट आना चाहिए, इसी तरह एंसिबल का पार्ट आना चाहिए, क्यूबरनेटिस का पार्ट आना चाहिए। तो सब में आपका एरिया आता है। अब आपको इस्तेमाल करने का वे आना चाहिए, आप कहाँ उसको अप्लाई करें। जैसे अदनान ने एक्सप्लेन किया कि मैंने अब तक क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, अदनान ने गिट इंप्लीमेंट किया है, जेंकिन इंप्लीमेंट किया है, डॉकर इंप्लीमेंट किया है, एंसिबल इंप्लीमेंट किया है अपने एनवायरनमेंट में। जी so बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि अदनान जो है वो हमें पहले इस पूरा इस बारे में लेके, बिल्कुल पहले उनका पार्ट होगा, उसके बाद मेरा पार्ट, आपका राइट, आपका पार्ट आएगा। ओके ओके, मेक सेंस। थैंक यू। बस सर मैं डॉकर कोई एप्लीकेशन है, कोई टूल है, कोई एनवायरनमेंट है, कोई प्लेटफॉर्म है? क्योंकि मैंने एज़्योर डेवऑप्स तो देखा है, एज़्योर डेवऑप्स देखा है, मैं सॉरी
अच्छा DevOps का एप्लीकेशन है, टूल है, या मतलब कोई सॉल्यूशन करनी पड़ती है, या कोई मैनुअल बनाना पड़ता है, एक प्लेटफॉर्म है वहां जाके मैं काम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? डॉकर एक टूल है, वो लाजिम बात है उसका कोई ना कोई आरपीएम तो आएगा आपके पास इंस्टॉलेशन। डॉकर को मैं डॉकर का एग्जांपल बता, मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपको डॉकर की। वीएम है जो है ना आपका, वीएम का लाइट वेट एरिया है ये वो डॉकर। अगर आप ज़हीर भाई जी एक मिनट रुकिएगा। हाँ बस मेरे ख्याल से उन्होंने डॉकर नहीं पूछा, डेवऑप्स का पूछा है। अदील ऐसे है? मैंने DevOps का पूछा है, सॉरी DevOps का पूछा। हाँ तो देखिए मैं इसमें बता देता हूँ। डेवऑप्स जो है वो किसी एक स्पेसिफिक टूल का नाम नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक सेटअप डाउनलोड किया और डेवऑप्स पर पूरा इम्प्लीमेंट हो गया। इसमें डिफरेंट टूल्स हैं जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि इनको आप अडॉप्ट करते हैं और उस कल्चर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे हर एरिया के लिए कोई इससे रिलेटेड टूल या टूल्स मौजूद होंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने एग्जांपल दी कि सोर्स कोड को मैनेज करना है। अभी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं लेट से, और अगर आपका सोर्स कोड मैनेज नहीं हो रहा और मैनुअल हो रहा है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर मल्टीपल डेवलपर्स हैं तो आपके पास कोड 100% ऑथेंटिक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन चीज है कि मल्टीपल डेवलपर्स अगर एक प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में या सेम पार्ट में काम कर रहे हैं, उस कोड को मर्ज करना एक ह्यूमन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, टाइम लगेगा, और प्लस उसमें भी चांसेस ज्यादा ये हैं कि उसमें मसले आएंगे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि आप कोई सोर्स कोड वर्जनिंग सिस्टम यूज करें, उसका वो कौन सा पार्ट है, गिट का है। फिर आपको डिप्लॉयमेंट के अंदर इश्यूज आते हैं डिपेंडेंसीज की, मेरे मशीन पे चल रहा है, मेरी मशीन पे नहीं चल रहा। बचने के लिए आप डॉकर की तरफ जाते हैं। ये जो डिपेंडेंसीज नहीं हो सकता, अभी बंदा नहीं है, अभी ये मसला इशू आ रहा है, इसको ऑटोमेट करने के लिए हम जेनकिंस यूज करते हैं, ठीक है। इसका काम करना होता है यूजिंग ऑटोमेशन, या जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं, उसके लिए हम एंसिबल यूज करते हैं। उसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे 100 सर्वर्स हैं और आपसे सिंपल कहा जाता है यार इन 100 सर्वर्स में ना रूट पे जाकर एक फोल्डर बना दो, तो वैसे तो आसान सा लग रहा है कि भाई आप एक पे जाएंगे और उस पर लॉग इन करेंगे, कोई भी कमांड या जो भी मेथड उससे आप बना देंगे। अगर आपने एंसिबल कॉन्फ़िगर किया तो एक सिंगल कमांड के अंदर आपके 100 सर्वर्स हैं, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है। तो उससे फायदा क्या हो रहा है कि आप ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, आप अपने काम को बहुत एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं, मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम काम कर पा रहे हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि डॉकर हमें कोई सर्वर बनाना पड़ेगा, सर्वर रेडी करना पड़ेगा। डॉकर का सर्वर डेवऑप्स का, सॉरी मेरे मुंह से डॉकर निकल रहा है, डेवऑप्स का कोई सर्वर रेडी होता है, सर्वर बनाना पड़ेगा इसके लिए कोई? डेवऑप्स का कोई सर्वर नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं गिट की एग्जांपल दूं तो गिट जो है वो तो आपके पास अगर डेवलपर्स काम कर रहे हैं लेट से 10, तो गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जो कि उनके जो भी टूल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। वैसे तो कमांड लाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं या विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो वो गिट के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है, ये कंपनी का डिसीजन हो सकता है, भाई जितने भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं डिफरेंट कोड के ऊपर, मिसाल के तौर पर इनको मैं सेंट्रल एक कौन सी जगह पर कोड रखना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप जो है ना क्लाउड के ऊपर बहुत सारे क्लाउड और बहुत सारी रिमोट ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो आपको गिट का कोड सेंट्रलाइज रखने का ऑप्शन देती है। कुछ फ्री में दे रही हैं, कुछ पेड दे रही है वगैरह, आप उस ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा आप कहते हैं नहीं यार हमारा कोड जो है ना बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा कोड कंपनी के अंदर रहना चाहिए, तो इसका मतलब है आप ये चाह रहे हैं कि आप एक सर्वर बनाएंगे और उसके ऊपर गिट लैब फॉर एग्जाम्पल जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे और वो सेंट्रल रेपो के लिए उसको यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज यूज कर रहे हैं और उसके लिए आप उसको कहाँ डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, ठीक है। जेंकिंस का एक सर्वर हो सकता है, जाहिर सी बात है जेंकिंस जो है वो एक टूल है, तो एक मशीन पे जिस तरह से आप कोई और टूल इंस्टॉल करते हैं वहां वो इंस्टॉल होगा और उसका एक जीयूआई या वेब बेस्ड इंटरफेस होगा जिसको आप एक्सेस करके अपना काम कर रहे हैं। डॉकर के लिए भी ऐसा होगा कि भाई अभी भी तो आप अगर कहीं कोई काम कर रहे हैं तो आपका क्यूए या यूएटी या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, उसके लिए सर्वर्स होते होंगे। तो इसी तरह से डॉकर को या क्यूबरनेटिस को यूज करने के लिए आपको सर्वर्स या वीएम्स या EC2 की मशीन रिक्वायर्ड